हेलो हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आपका अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। मैं ललिता कौशिक आपका फिर अपने चैनल माय एजुकेशन अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय शिव शंभू, जय महाकाल। सबको राधे राधे। हाँ जी भैया, बिल्कुल सब लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाएंगे और अपनी इस सेक्शन को, हिंदी की सेक्शन को जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लेंगे सब लोग। हाँ तो भैया ओके, तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे हम लोग बिना किसी इधर उधर की बातें करे हुए। सबसे पहले हम बस स्टडी ओरिएंटेड बात करेंगे। एक बार आवाज़ चेक कर लेती हूँ मैं, सही आ रही है कि नहीं आ रही? स्टडी ओरिएंटेड बात करेंगे। एक बार आवाज़ चेक कर लेती हूँ मैं, सही आ रही है? बिल्कुल भैया, एकदम आवाज़ फिक्स है, सब कुछ बढ़िया है, क्लियर है, कोई बफरिंग नहीं है। ठीक है, तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग। हाँ जी, निम्नलिखित में से सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? बताएंगे आप लोग। बच्चों का भाषा आकलन करना है तो सर्वाधिक उपयोगी प्रश्न कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ऑप्शन नंबर 2 है, ईदगाह कहानी की मुख्य पात्र का नाम बताइए। क्या यह होगा? ऑप्शन नंबर 3 है, ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में सुनाइए। या ऑप्शन नंबर 4 है, ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या क्या खरीदा? बताएंगे। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? बताएंगे भैया। प्रश्न नंबर फर्स्ट का उत्तर। राधे राधे दिनेश, सबको राधे राधे भैया। हाँ जी, तो बताएंगे प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर कौन सा होगा? प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर, हाँ जी बिल्कुल। क्या हम बच्चे को ये पूछेंगे, हामिद वाली कहानी के पात्र पूछेंगे कि बताइए उसमें कौन कौन सा था? ये तो बंद अंत वाला प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभिशारी चिंतन वाला प्रश्न हो जाएगा। ईदगाह की घटनाएं बता देगा, वो नाम बता देगा। ठीक है, ओके। हामिद ने क्या खरीदा? नॉर्मल सी बात, चिमटा खरीदा था उसने अपनी माँ के लिए। लेकिन ईदगाह कहानी को अपनी भाषा में जब बच्चा सुनाएगा, उसका भाषा आकलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, यानी कि सर्वाधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्या खरीदा नहीं मतलब क्या पात्र थे? नॉर्मल नाम बता देगा, मुख्य घटनाएं क्या क्या थी बिल्कुल बता देगा। अपनी भाषा में जब सुनाएगा ना, उसका भाषा आकलन सर्व से ज्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2, सुनने और लिखने की कुशलता सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताएंगे आप लोग। सुनी गई कहानी को शब्द सह लिखना, यह सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन नंबर 2 है, सुनना और शब्द सह लिखना, क्या यह सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है आपका? या ऑप्शन नंबर 3 है, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। या ऑप्शन नंबर 4 है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। बताएंगे। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताएंगे भैया, इसका आंसर कौन सा होगा आपका? हाँ जी बताएंगे बिल्कुल भैया, कौन सा होगा आपका? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल। क्या कहानी को शब्द सह ज्यों का त्यों लिख देंगे? ये तो गलत बात है। सुनना और शब्द सह लिखना, ये भी गलत बात है। ठीक है, प्रश्न उत्तर नॉर्मल सा प्रश्न बता सकते हो। मैं जैसे कि मैंने चूहे और उसकी खरगोश की कहानी सुनाई मैंने आपको, कि एक खरगोश होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, कछुआ होता है। कछुआ धीरे धीरे दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी सुनाई। बताइए तेज कौन दौड़ता है? आप बता देंगे खरगोश दौड़ता है। ठीक है, धीमे कौन दौड़ता है? आप बता देंगे कछुआ दौड़ता है। तो भैया ये तो एक, आप झट से आंसर बता रहे हैं ना, तो ये तो आपका बंद अंत वाला प्रश्न हुआ। यानी कि इसमें कुछ चिंतन था ही नहीं, आपने सीधा सीधा जवाब दे दिया। लेकिन कविता सुनकर आप जब अपने शब्दों में किसी चीज को लिख देंगे, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिख देंगे, यह सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में क्या आकलन का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, भाषा की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करें। या ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। या ऑप्शन नंबर 3 है, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। या ऑप्शन नंबर 4 है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। बताएंगे कौन सा वाला सही है?
भाषा सीखने का आकलन का कौन सा उद्देश्य नहीं है आपका? बताएंगे आप लोग कौन सा होगा आपका? हाँ जी, बताएंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है? बिल्कुल मेरे भाई, भाषा की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, जहाँ पे ही आ जाए एकदम नेगेटिव पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वेरी गुड शिवानी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अपने विद्यार्थी के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ठीक है, बच्चे का भाषा आकलन करना है, ठीक है, तो आपकी निर्भरता सबसे ज़्यादा क्या होगी? विकास का आकलन करना है। किसका विकास का आकलन करना है? तो क्या आप पोर्टफोलियो के अवलोकन पर सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे? उस पर आपकी निर्भरता होगी। मौखिक कार्य करवाएंगे बच्चे से, या ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका का के अवलोकन करेंगे, या ऑप्शन नंबर फोर है कक्षा कार्य के अवलोकन करेंगे? बताएंगे कौन सा वाला सही है आपका? ओके, इसका आंसर बताएंगे भैया सब लोग, कौन सा आंसर होगा आपको? शिवानी। ओके, ये देखिए कक्षा कार्य का अवलोकन करना ये तो ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो का अवलोकन करना, उसमें क्या है? बच्चे की कमी। पोर्टफोलियो में बच्चे की जो बच्चा जिसमें कम चल रहा है वो भी लिखा होता है, बच्चे की उन्नति के बारे में भी लिखा होता है, बच्चे की रुचि के बारे में भी लिखा होता है, बच्चे के बैकग्राउंड के बारे में भी लिखा होता है। तो पोर्टफोलियो का अवलोकन भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। ये क्या कह रहा है भैया? प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि प्राथमिक स्तर पर क्या करना है? पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा? क्या विराम चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए? क्या पढ़ने में प्रवाह यानी कि पढ़ने की गति तेज होनी चाहिए? अर्थ का निर्माण यानी कि उसे जो पढ़ रहा है उसका अर्थ आना चाहिए, या वर्गों की पहचान? बताएंगे प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? हाँ जी मेरे भाई, बताएंगे आप लोग। बिल्कुल भैया, क्या होगा? क्या विराम चिन्हों का ज्ञान होगा? ऐसा कुछ नहीं। पढ़ने का प्रभाव, तेज तेज पढ़ लेंगे तो क्या आप सब कुछ सीख गए? नहीं भैया मेरे भाई, अर्थ का ज्ञान, जो आपने खाया वो पच गया, यानी कि जो आपने पढ़ा वो आपकी समझ में आ गया, तो पढ़ना सार्थक है। अगर जो आपने पढ़ा, आपने तेज तेज सब कुछ पढ़ लिया और आपकी समझ में कुछ नहीं आया, तो पढ़ना बेकार था आपका। और कहते हैं ना, जो खाया वो पच के आपके शरीर में लग गया, वो तो सार्थक हुआ। और भैया जो नहीं पचा वो व्यर्थ गया, खराब गया। ठीक है, तो अर्थ का निर्माण यानी कि जो आपने पढ़ा वो समझ में आ गया आपके, वो तो ठीक था, लेकिन जो समझ में नहीं आया वो बेकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किससे देंगे? बच्चों की भाषा का आकलन करना है, आप सबसे ज़्यादा महत्व किसको देंगे? क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका पोर्टफोलियो को देंगे, क्या लिखित परीक्षा को देंगे, क्या जांच सूची को देंगे, या प्रश्नावली को देंगे? बताएंगे प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में आप सर्वाधिक महत्व किसको देंगे? बताएंगे मेरे भाई। ये तो हटाइए नहीं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाषा का आकलन पोर्टफोलियो के द्वारा हम कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी गुड शिवानी। दिनेश ये बता रहे हैं बिल्कुल मेरे भाई। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? यानी कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करना है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? का पढ़ने में प्रवाह, ठीक है, चित्रों के अनुमान लगाकर पढ़ना, समझकर पढ़ना, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका अक्षर जोड़कर पढ़ना? बताएंगे सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? ए बिल्कुल भैया, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। पढ़ने में प्रभाव, पढ़ने की तेज गति,
सबसे कम महत्वपूर्ण है। आप कैसे भी पढ़ें, अक्षर जोड़कर पढ़ें ये भी ठीक है, समझ कर पढ़ना ये भी ठीक है। चित्रों के अनुमान लगाना, यानी कि आपने देखी है प्राथमिक स्तर पर बुक्स, एक टाइप चित्र लिखे होते हैं और एक टाइप बच्चे का लिखा होता है पढ़ने के लिए, तो बच्चा पढ़ लेता है ना चित्रों को देखकर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, क्या कह रहा है आपसे देखेंगे। एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे? यानी कि प्राथमिक स्तर पर आप सतत और व्यापक मूल्यांकन कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्या है आपके लिए? ऑप्शन नंबर ए है कठिन शब्दों का श्रुतलेख, यानी कि कठिन शब्दों को सुनकर लिखना, या ऑप्शन नंबर बी है आपका लिखित प्रश्न पत्र होने चाहिए, या ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या किसी चैप्टर से देखकर लिख लेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो बताएंगे आप लोग प्राथमिक स्तर पर सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानेंगे आप? बताएंगे प्रश्न नंबर 8 का आंसर बताएंगे भैया कौन सा हो सकता है आपका? बिल्कुल मेरे भाई 4 शिवानी बता रही हैं, बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल कौन सा? बच्चों के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता क्या है, बच्चा कौन सी परिस्थिति में कैसी भाषा प्रयोग कर सकता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बताएंगे आप लोग। क्या आतंकवाद पर आधारित निबंध लिखवाएंगे आप बच्चों से, या ऑप्शन नंबर 2 है बाल साहित्य को कोई संवादात्मक कहानी लिखवाएंगे, या ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्य पुस्तक संबंधी महत्वपूर्ण है, या औपचारिक पत्र? बताएंगे। प्रश्न नंबर 9 का आंसर आप लोग प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? शिवानी 2 बता रही हैं, बिल्कुल बताएंगे मेरे भाई कौन सा आंसर होगा आपका इसमें? बिल्कुल भैया, कौन सा? बाल साहित्य सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। संवादात्मक कहानियां, उसमें बच्चे का कहानियों के माध्यम से बच्चे का नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 10, बच्चों की लेखन क्षमता के आकलन में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? लेखन क्षमता का आकलन करना है, सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? मानक वर्तनी, ऑप्शन नंबर 2 है विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए लेखन में, ऑप्शन नंबर 3 है मौलिकता होनी चाहिए, या ऑप्शन नंबर 4 है कल्पनाशीलता होनी चाहिए? बताएंगे आप लोग बच्चों के लेखन क्षमता में सबसे ज्यादा आपका सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? बताएंगे आप लोग इसका आंसर। हाँ जी भैया, सबको गुड इवनिंग मेरे भाई, सबको गुड इवनिंग, सबको राधे राधे। हाँ तो भैया बताएंगे आप लोग कौन सा आंसर होगा आपका? हाँ मेरे भाई बताएंगे आप लोग। बिल्कुल, क्या विचारों की स्पष्टता होनी चाहिए लेखन में? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या मौलिकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे में? बिल्कुल होनी चाहिए। कल्पनाशीलता, बच्चा कितना कल्पना करके सोच पा रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। मानक वर्तनी, ज्यों का त्यों उठाकर किसी चीज को लिखता है ना, ये गलत बात होती है। ऑप्शन नंबर ए सबसे कम महत्वपूर्ण यही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। भाषा में आकलन की प्रक्रिया, जब भाषा होती है उसमें आकलन की प्रक्रिया कब होनी चाहिए? पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों के माध्यम से होनी चाहिए, क्या ऑप्शन नंबर 2 है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ऑप्शन नंबर 3 है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, ऑप्शन नंबर 4 है केवल शिक्षक का निष्पादन करने के लिए होती है? बताएंगे भाषा का आकलन करने की प्रक्रिया। बिल्कुल मेरे भाई बताएंगे आप लोग इसका आंसर प्रश्न नंबर 11 का। दिनेश ए बता रहे हैं, प्रशांत नेक्स्ट बोल रहे हैं। क्या प्रश्न को भी छोड़ जाए मेरे भाई? बिल्कुल भैया,
हाँ जी, बिल्कुल। भाषा आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान चलती है, यानी कि उसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं मेरे भाई सतत मूल्यांकन। क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन कहते हैं, यानी कि जो प्रक्रिया सीखने सिखाने यानी कि पठन पाठन के दौरान होती है, उसे ही क्या कहते हैं? सतत मूल्यांकन कहते हैं। और यह बच्चे की भाषा के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोपरि लाभदायक होता है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? यानी कि बच्चों की भाषा का आकलन करना है, सबसे उचित तरीका क्या होगा? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, या ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों से किताब पढ़वाना, या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना। बताएंगे भाषा आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? हाँ मेरे भाई, बताएंगे आप लोग इसका? दिनेश भी बता रहे हैं, शिवानी प्रजापति बता रही हैं 2। बिल्कुल मेरे भाई, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना ये सबसे उचित तरीका है, यानी कि बच्चा क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, भाषा के बच्चे के हर पहलू को देखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सत्य आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है हमसे? इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? यानी कि पीआरटी लेवल पर भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका क्या? किसी पाठ को 5 पंक्तियां पढ़वाना, यानी कि कोई भी चैप्टर ले लें उसकी 5 पंक्तियां पढ़वा लें। ऑप्शन नंबर 2 है बच्चों के चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, या ऑप्शन नंबर 3 है बच्चों से पत्र लिखवाना, या ऑप्शन नंबर 4 है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। बताएंगे कौन सा है मेरे भाई? हाँ जी, सबसे पहले आंसर पिंकी का आया है, बी बता रही हैं, उसके बाद दिनेश बी बता रहे हैं, शिवानी 2 बता रही हैं। बिल्कुल कौन सा वाला सही है? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? कौन सा प्रश्न है जो बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? क्या लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, क्या यह करेगा? ऑप्शन नंबर 2 है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, क्या यह करेगा? ऑप्शन नंबर 3 है यदि तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों? ऑप्शन नंबर 4 है आजकल आम के दाम कितने हैं? बताएंगे आप लोग भाषा आकलन का सही क्षमता कौन सी हो सकती है? हाँ मेरे भाई बताएंगे बिल्कुल। थर्ड शिवानी थर्ड बता रही हैं। ओके, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा आकलन का सही आकलन करेगा? क्या लड़की ने कितने दाम नहीं, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए? भैया आम के दाम नहीं बताए थे, आम ही तो बेच रही थी, वो आम के दाम नहीं बताए होंगे। टोकरी में क्या बेच रही थी? मैंगो बेच रही थी, आम बेच रही थी। आजकल आम के दाम कितने हैं? हो सकता है 40 रुपए किलो हो, 50 रुपए किलो हो। तो भैया सबसे अच्छा आकलन क्या है? अगर तुम आम बेचोगे तो कितने दाम लोगे और क्यों? क्यों लोगे तुम पैसे? अगर आप खुद कोई काम करोगे तो क्यों करोगे? तो यही क्या है, भाषा आकलन का सबसे बेस्ट तरीका है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 15। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? बच्चों की भाषा का क्या करना है? सतत आकलन करना है। सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? शब्द पढ़वाना, या बच्चों प्रश्नों के उत्तर पूछना, या विभिन्न संदर्भों में बातचीत करवाना, या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। बताएंगे आप लोग बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? क्या आप सुने हुए को दोहरवाएंगे? गलत बात। प्रश्नों के उत्तर गलत बात। शब्द पढ़वाना गलत बात। विभिन्न संदर्भों में यानी कि बच्चों से कई सारे एरियाज में बात करना, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है मेरे भाई? भाषा में सतत
और व्यापक आकलन का क्या उद्देश्य होता है? भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? क्या वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन करना है? क्या इसलिए हमें सतत और व्यापक आकलन करवाना होता है? या भाषा के व्याकरण का आकलन करवाना? या ऑप्शन नंबर थर्ड है भाषा की मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोगों की क्षमता का आकलन करवाना? या ऑप्शन नंबर फोर है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करवाना? बताएंगे आप लोग सतत और व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? बताएंगे मेरे भाई कौन सा आंसर हो सकता है? प्रश्न नंबर थर्ड बता रही है शिवानी। ओके, थर्ड ऑप्शन बता रही है बिल्कुल। क्या वर्तनी की अशुद्धि के बिना क्या कभी किसी हो सकता है कोई बच्चा त्रुटि ना करे? अरे कोई त्रुटि नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? गलतियां तो सीखने का पहला चरण होती है ना। बिल्कुल गलत बात है भैया। व्याकरण का आकलन करवाना ये भी गलत बात है। पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन करवाना बिल्कुल। भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करवाना बिल्कुल भैया। यही सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। सतत मूल्यांकन में मौखिक यानी कि क्लास में ही बच्चे से प्रश्न पुटअप कर लेते हैं, व्यापक मूल्यांकन में लिखित परीक्षाएं करवा लेते हैं। तो दोनों का आकलन होता है सतत और व्यापक मूल्यांकन में। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे मेरे भाई। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? बताएंगे आप लोग। प्रश्न ऑप्शन नंबर फर्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर निर्भर करती है। या ऑप्शन नंबर टू है भाषिक नियमों पर निर्भर करती है। या ऑप्शन नंबर थर्ड है समय व अवधि पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर फोर है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। बताएंगे उपचारात्मक शिक्षण। देखिए जो परीक्षण होते हैं या शिक्षण होते हैं उपचारात्मक होता है और एक होता है आपका कौन सा? निदानात्मक। निदानात्मक परीक्षण कौन सा होता है? निदानात्मक परीक्षण होता है मेरे भाई, निदानात्मक परीक्षण होता है प्रॉब्लम्स जानना। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे हम किसी की प्रॉब्लम जानेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी को बुखार आया, बुखार आके वो डॉक्टर के पास चले जाएगा, डॉक्टर उससे पूछेगा भैया तुम्हें क्या हुआ है? क्या पूछा? निदान कर रहा है भैया तुम्हें क्या हुआ है, और आपने बताया साहब बुखार आया था। बुखार आया है तो ये क्या हो गया? निदान जो आपने डॉक्टर को बताया और डॉक्टर ने आपको पूछा। देन उसके बाद अगर डॉक्टर ने आपको दवा दी, क्या दी? दवा दी, तो डॉक्टर क्या कर रहा है? आपका उपचारात्मक उपचार कर रहा है। तो ऐसे ही टीचर ने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा, आपको नहीं पता चला, तो वो निदान हुआ। देन उसका सोल्यूशन अगर टीचर ने आपको बता दिया तो वो उपचार हुआ, ठीक है। तो भैया बिल्कुल ऑप्शन नंबर फोर जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, समस्या के कारणों की सही पहचान पर, ठीक है। इस पर ही तो निर्भर करेगा। अगर देखिए अगर आपको बुखार आया, आपने आपने डॉक्टर को बताया मुझे तो सर्दी थी, ठीक है, सर्दी थी, तो डॉक्टर को पता नहीं चला ना आपको बुखार था, तो वो समस्या के कारणों की पहचान ही नहीं कर पाएगा। अगर आपने सही बताया कि हाँ जी मुझे बुखार था, तो समस्या का कारण भी सही पता चल गया डॉक्टर को, ठीक है। तो इससे क्या है? उपचार भी अच्छा होगा और सफल भी होगा। ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए है प्रश्नों के उत्तर देना, क्या यह होगा? ऑप्शन नंबर टू है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये होगा। श्रुतलेख होगा या लिखित परीक्षा होगा? बताएंगे आप लोग कौन सा होगा बच्चों की भाषा आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका? हाँ जी बताएंगे। इसको सबसे पहले आंसर आया है इसका इसका सबसे पहले आंसर बताने वाली है शिवानी प्रजापति। बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 19 है आपका, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय क्या आप व्याकरण नियमों को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? ऑप्शन नंबर टू है सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे। या ऑप्शन नंबर थर्ड है कार्य सौंदर्य का आकलन करेंगे। या ऑप्शन नंबर फोर है निबंध लिखने की योग्यता का? सही होगा आपका। हाँ जी बताएंगे भैया। हिंदी भाषा के का मूल्यांकन करते समय सबसे ज़्यादा महत्व देंगे हम सीखने की क्षमता के आकलन को। ऑप्शन नंबर टू आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का
सबसे उचित तरीका है? बच्चों की भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा है? संज्ञा शब्दों के 2 उदाहरण दीजिए। संज्ञा शब्दों के कोई 2 उदाहरण बता सकते हैं? क्या यह सबसे ज़्यादा उचित तरीका होगा? बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों के प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। क्या यह सबसे ज़्यादा होगा? ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, ठीक है, या ऑप्शन नंबर 4 है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। बताएंगे आप लोग कौन सा सही होगा आपका? बिल्कुल बी बिल्कुल भैया, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बादल, आसमान और चिड़िया, बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? बच्चों का क्या करना है? लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है। कौन सी विधि बेहतर है? सुंदर लेख का अभ्यास सबसे बेहतर है, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख लिखना, या पठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना? बताएंगे बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर है, हो सकती है? बताएंगे आप लोग। हाँ जी, बिल्कुल मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अपने अनुभवों को लिखना, ऑप्शन नंबर 2 एकदम सत्य आंसर है आपका। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 20। हाँ जी, तो फर्स्ट से स्टार्ट हुए हैं हमारे प्रश्न। प्रश्न 20 कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अब पहले प्रश्न का उत्तर देंगे आप दोबारा से, ठीक है। तो बताएंगे फर्स्ट, प्रश्न नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? बच्चों से क्या है, त्रुटियां हो जाती हैं, ठीक है। तो कौन सा कथन उचित नहीं है उनसे जो त्रुटियां हो जाती हैं उसके संबंध में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है क्या त्रुटियों का अर्थ नहीं है, क्या त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी? या ऑप्शन नंबर 2 है त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है? या ऑप्शन नंबर 3 है आपका त्रुटियों का अर्थ भाषा अज्ञानता है? या ऑप्शन नंबर 4 है आपका त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं? बताएंगे कौन सा कथन उचित नहीं है इसमें? कौन सा कथन उचित नहीं है बताएंगे आप लोग? त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है आपका? बिल्कुल भैया, क्या त्रुटियों का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी? क्या गलती होती है तो शिक्षक में कमी नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करती हैं, बिल्कुल सही बात है। त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। क्या त्रुटियां किसी भाषा अज्ञानता है, क्या वही त्रुटि कर सकता है? नहीं, गलती तो सीखने का आधार होती है। तो भैया ये गलत बात है और ये कह रहा है कौन सा उचित नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 3 उचित नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया बताएंगे आप लोग क्या होता है? डिस्थीमिया का गंभीर तनाव की अवस्था होती है, क्या पठन विकार की अवस्था होती है, शब्द जबलिंग विकार होता है, या लेखन विकार होता है? डिस्थीमिया बताएंगे क्या होता है डिस्थीमिया? पठन विकार तो होता है मेरे भाई डिसलेक्सिया। क्या होता है पठन विकार? डिसलेक्सिया होता है। लेखन विकार डिस्ग्राफिया होता है लेखन विकार। तो बताएंगे डिस्थीमिया क्या होता है? डिस्थीमिया क्या होता है? बिल्कुल, और सबसे पहले आंसर आया है प्रियंका गुप्ता का, बिल्कुल गंभीर तनाव की जब अवस्था होती है, गंभीर तनाव की अवस्था को ही डिस्थीमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न को देखेंगे, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से कठिनाई होती है। जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया होता है वो उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? क्या लिखने से प्रॉब्लम होती है, क्या सुनने से में प्रॉब्लम होती है, क्या बोलने में प्रॉब्लम होती है, या ऑप्शन नंबर 4 पढ़ने में प्रॉब्लम होती है? बताएंगे आप लोग जिन बच्चों में डिस्ग्राफिया होता है उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? प्रियंका गुप्ता का ए आया है, शिवानी ए बता रही हैं, ओके। बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल क्या होता है लिखने संबंधी जब विकार होता है तो उनमें डिस्ग्राफिया होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलेंगे, प्रश्न नंबर 4। सुनील पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई
यह भाषा या भाषाई ज्ञान क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, क्या यह दर्शाता है? वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, क्या यह दर्शाता है? ऑप्शन नंबर थर्ड है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, या ऑप्शन नंबर फोर है आपका वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। बताएंगे शब्दों की पुनरावृत्ति वो बच्चा, वो सुनील है, वो क्यों करता है? हाँ जी, बताएंगे क्या उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है? बिल्कुल गलत बात। पढ़ने में अधिक समय लगता है, अरे मेरे भाई हकला थोड़ा ही ना है। वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, ही जहाँ पे लग गया नेगेटिव पॉइंट। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर फोर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एकदम सत्य आंसर है ये। अगले प्रश्न पर चलेंगे। निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की आवश्यकता कौन सी है? मौखिक रूप से नहीं सीख सकते, कौन से हो सकते हैं उसमें? डिस्पाफिया या नहीं डिसग्राफिया होगा, डिसकैलकुलिया, आपका अफेजिया या डिसलेक्सिया। बताएंगे मौखिक रूप से सीखने में की असक्तता कौन सी वाली है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर बताएंगे आप लोग मुझे। हाँ जी, बताएंगे आप लोग। मौखिक रूप से सीखने में प्रॉब्लम जब आ सकती है, मौखिक रूप से सीखने में असक्तता क्यों होती है? बिल्कुल, जिनको मुख मुँह से बोलने में असक्तता होती है, जो बोल नहीं पाते बच्चे, जो वाक् संबंधी यानी कि जो बच्चे बोल नहीं पाके वाक् संबंधी समस्या होती है, उनमें अफेज़िया होती है, मौखिक रूप से सीखने में असक्तता होती है ऐसे बच्चों में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आपकी कक्षा में एक छात्र मनोज बोलते समय हकलाता है। आप उसकी शिक्षा के प्रबंध हेतु क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर ए है उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करेंगे, या ऑप्शन नंबर टू है आपका प्रधानाचार्य से उसकी शिकायत करेंगे, या ऑप्शन नंबर थर्ड है कक्षा से बाहर जाकर पढ़ने को कहेंगे, या ऑप्शन नंबर फोर है विशेष शब्दों के उच्चारण को उसको एक बार में पढ़ने को कहेंगे। बताएंगे आप लोग कौन सा होगा इसका सही आंसर? बताएंगे इसका आंसर कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से? बिल्कुल मेरे भाई, क्या करेंगे उसकी जो गलत आदतें हैं ना, अधिगम में जो नियंत्रण नहीं कर पाता, उनको ही छुड़वाएंगे। क्या आवश्यक कदम उठाएंगे? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है विशेष शब्दों के उच्चारण। क्या कुछ ही शब्दों के उच्चारण करवाएंगे तो गलत बात हो जाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर ए उससे उसमें अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न है हिना पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्य रूप से क्या है? यानी कि हिना है पढ़ने में कठिनाई महसूस कर रही है, उसे क्या है बताएंगे आप लोग? पठन में अरुचि है यानी कि पढ़ने में उसको अच्छा ही नहीं लगता, बुद्धि लब्धि यानी कि उसमें दिमाग ही नहीं है, क्या उसमें डिसलेक्सिया है, या ऑप्शन नंबर फोर उसमें डिसग्राफिया है। बताएंगे पढ़ने में कठिनाई यानी कि पठन विकार कैसे होता है? थर्ड बता रहे हैं, ओनली ए बता रहे हैं, शिवानी फोर बता रही हैं। भैया पठन विकार, पढ़ने में कठिनाई जब होती है ना, ठीक है। देखिए डिस्ग्राफिया बताने वाले सुन लो मेरे भाई, सुन लो मेरी बहनाओं, लेखन विकार होता है। डिस्ग्राफिया क्या होता है? लेखन विकार होता है। लिखने में जब हम देखो ग्राफ बनाने में, ग्राफ किससे बनाते हैं? हाथ से बनाते हैं हम। हाथ से बनाते हैं नहीं बनाते ग्राफ को? तो ग्राफ हमने हाथ से बनाया तो डिस्ग्राफिया, हाथ से बनाया ना, हाथ से क्या करा हमने उसको लिखा, तो लेखन विकार हो गया। ग्राफ बनाया हाथ से तो लेखन विकार हो गया डिस्ग्राफिया डिस्ग्राफिया। उसके बाद है डिसलेक्सिया, क्या होता है? पठन विकार होता है। जो भी आंसर थर्ड बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है उनका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है? क्या डिस्मॉर्फिया का है, डिस्थीमिया का है, डिसकैलकुलिया का है, एप्रेक्सिया का है? बताएंगे किसका संबंध भ्रम से है? बताएंगे मेरे भाई कौन सा होगा? किसका संबंध भ्रम से है? डिसमॉर्फिया, यानी कि ये समझ लो बच्चा ये सोच रहा है मोर है या मुर्गा, पता ही नहीं चल रहा, भ्रम है उसको, मोर कौन सा होता है मुर्गा कौन सा होता है। डिसमॉर्फिया भ्रम संबंधी विकार होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डिस्थीमिया आपने अभी अभी पढ़ा,
तनाव से संबंधित है, डिसकैलकुलिया गणित यानी कि कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होती है आपकी। बिल्कुल भैया आगे चलेंगी। आगे वाला प्रश्न कह रहा है आपसे, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। भाषा अवबोधन से संबंध विकार कौन सा हो सकता है? क्या अप्रेक्सिया हो सकता है, या डिसलेक्सिया पठन वैफल्य हो सकता है, या आपका वाक संबंध रोग यानी कि एप्रेक्सिया हो सकता है, या आपका अफेज या भाषाघात हो सकता है। बताएंगे भाषा अवबोधन से संबंधित विकार कौन सा है आपका। प्रश्न नंबर 9 बताएंगे भाषा अवबोधन से संबंधित है। बिल्कुल मेरे भाई, जिनमें भाषा अवबोधन होती है ना, तो उनमें भाषा घात यानी कि अप्रेक्सिया होता है। वो मुख्य रूप से यानी कि मुंह से कोई काम नहीं कर सकते, यानी कि वो मौखिक रूप से अशक्तता महसूस करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके शरिता बिल्कुल राइट आंसर बता रही हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 10, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी, अगर 5वीं क्लास में कोई दृष्टिबाधित विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। अगर कोई बच्चा दृष्टिबाधित है तो हम उससे कह देंगे भाई देख तू 5वीं में है, पर तू ऐसा कर फर्स्ट का पढ़ ले, क्या ये बोलेंगे उससे? या दृष्टिबाधित बच्चे के माता पिता और मित्रों द्वारा उसके दैनिक कार्य को करने में सहायता की जानी चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 है दृष्टिबाधित बच्चे के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। अरे यार ये तो अंधा है बेचारा, इसे दिख नहीं पाता, ठीक है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करेंगे, बिल्कुल गलत बात है। उसमें क्या है, अगर हम किसी को एकदम विशेष फील करवाएंगे ना तो उसमें हीनता आ जाएगी बच्चे में, अरे मैं अंधा हूँ, ये इतना प्यार इसलिए दिखा रहे हैं, तो गलत बात हो जाएगी, ठीक है। निचले स्तर के, अरे भैया वो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसे निचले स्तर का पढ़ने के लिए क्यों कहेंगे? हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। माता पिता और मित्रों से जब बात करेंगे तो आप टीचर काहे के लिए बनाए गए हो? आप क्या उधर फ्री में सैलरी बांटने के लिए बिठाए गए हो? तो बिल्कुल गलत बात है। मित्रों से आप बच्चे की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी आप खुद से सॉल्व करेंगे उनको, ठीक है। तो ये भी गलत बात हुई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका के साथ सामान्य रूप से व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ क्लास में, ठीक है। सर्व साधन उपलब्ध कराएंगे, सीडी उपलब्ध कराएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, क्या कह रहा है? प्रीति अक्सर ड वाले शब्दों को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? प्रीति है ड वाले शब्दों को गलत उच्चारित करती है, तो आप क्या कहेंगे? उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या ऑप्शन नंबर 2 है उसे ड वाले शब्दों को अपने अपने पीछे दोहराने के लिए कहेंगे, या ऑप्शन नंबर थर्ड है आपका उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका उसे ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने एवं बोलकर अभ्यास करने के लिए देंगे। बताएंगे भैया। सबसे पहले आंसर आया है सरिता, देन प्रियंका, फिर ओनली जी का आया है। ओनली पता नहीं क्या सोच रहे हैं। देन उसके बाद दिनेश का आया है मेरे भाई ड वाले शब्दों की सूची पढ़ने के लिए देंगे, अभ्यास करने के लिए देंगे, रट्टा मरवाएंगे बच्चे से, गलत बात है, रट्टा मरवाना गलत बात होती है, हैं दोहरवाएंगे, हैं फिर तो शिक्षक शिक्षक केंद्र शिक्षा हो गई। हम तो बाल केंद्र शिक्षा बनाना चाह रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट बच्चे के केंद्र में स्टूडेंट हो, आप तो टीचर्स को सेंटर में ला रहे हैं भैया। ड वाले शब्दों को बोलकर अभ्यास भी नहीं करवाना, उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 12 है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, या आपका व्यवहार संबंधी विकार। बताएंगे डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? बताएंगे मेरे भाई डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ओनली को नींद आ रहा है। बिल्कुल मेरे भाई बताएंगे डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन विकार होता है, पढ़ने में जब प्रॉब्लम आती है तभी डिसलेक्सिया होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सत्य आंसर है। सॉरी, पठन विकार होता है डिसलेक्सिया, पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, पता नहीं क्या भूल गई मैं।
हाँ जी, ये दिख रहा होगा आपको पूरा, और ये है आपका ये HW होमवर्क है। कमेंट में आंसर बताएंगे सब लोग, कोई भी अभी नहीं देगा आंसर इसका, ठीक है। ओके, कोई भी अब आंसर नहीं देगा, कमेंट में सब लोग आंसर बताएंगे आप लोग, ठीक है। HW है ये आपका, क्या है मेरे भाई, HW है। और आपकी क्लास को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, तो लगभग आपके प्रश्न कितने हुए हैं, 20 और 23, यानी कि कम से कम 35 प्रश्न आपके आज हुए हैं। और आई होप आपको ये क्लास पसंद भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। मैम इतना कम क्यों पढ़ा रही हूँ, देखिए टॉपिक इतना ही था, टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न लेके आती हूँ ना मैं, ठीक है। आपके एक अधिक आकलन के ऊपर प्रश्न थे, ठीक है, वो सारे करवा लिए। देन उसके आपके विकारों के प्रश्न थे, वो सारे करवा लिए। देखिए टॉपिक्स के हिसाब से प्रश्न लाती हूँ, ठीक है। ओके, आपको क्लास पसंद भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो सब लोग लाइक करके जाएंगे क्लास को, और सब लोगों को, अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को। और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को तो कोई भी प्रेस करना ना भूलेगा, ठीक है, क्योंकि क्लास ओके, ठीक है। तो आप एक बार फिर टाइम टेबल सुनेंगे क्लास का। सुबह 10 बजे क्लास चलती है, देन उसके बाद 1 बजे क्लास चलती है, सुबह 10 बजे मॉर्निंग में। देन उसके बाद 1 बजे, फिर उसके बाद रात को चलती है 8:30 पर, सॉरी 8:30 पर नहीं, सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, देन उसके बाद रात को 8 बजे। और एक क्लास आपकी चौथी चलती है रात को 9:30 पर, ठीक है। 4 क्लासेस चल रही हैं, सब लोग ले लेंगे टाइम से ही, बिल्कुल भैया इनको। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय शिव शंभू, जय महाकाल।